Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The English Ledger. And today I am going to introduce you with the literary device. That one is elegy. Elegy. No, I want to correct myself. This is elegy. What say? Elegy. So question before us, what is an elegy? What is an elegy? So we can say elegy is a song. What type of song? A sad song. एलिजी एक सॉन्ग होता है, एक सैड सॉन्ग होता है. हम कह सकते हैं कि एक पोएम होती है जो सैड होती है. ये कब लिखी जाती है? जब हमारा कोई नियर वन या कोई डियर वन पास अवे हो जाता है तो पोइट क्या करते हैं, उसकी मेमोरीज को एक एलिजी के थ्रू लिखते हैं. तो लिखती हूँ मैं कि एलिजी क्या होता है. एलिजी अगर बताएं तो ये क्या होती है? एलिजी एक सैड सॉन्ग होता है. सैड सॉन्ग, आप इसे सैड पोएम भी कह सकते हो. सैड पोएम भी कह सकते हो. लिखी कब जाती है? स्पेशली रिटन ऑन समवन्स डेथ. यानी कब लिखी जाती है ये? जब कोई जिसको जो पास अवे हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है. ये कौन होता है? कोई नियर एंड डियर वन, जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होता है. नियर एंड डियर वन होता है. ठीक है. जैसे हमारे पोइट थे, 18th सेंचुरी के पोइट थे ये. 18th सेंचुरी के पोइट, क्या नाम है उनका? थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे. इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिचर्ड वेस्ट के पास्ट अवे होने पर इन्होंने एक पोएम लिखी. उस पोएम का क्या नाम था? कंट्री चर्चयार्ड. कंट्री चर्च यार्ड. 18th सेंचुरी के पोइट हैं थॉमस ग्रे. इन्होंने रिचर्ड वेस्ट के डेड होने पर पोएम लिखी थी, एक कंट्री चर्चयार्ड, 1742 में, 1742 में. तो पहली चीज हमें ये जानना है कि जो एलिजी होता है एक सैड सॉन्ग होता है, एक दुखी पोएम होती है जो किसी नियर वन और डियर वन के पास अवे होने पे लिखी जाती है. और जो सबसे पहले थॉमस ग्रे थे 18th सेंचुरी के पोएट, इन्होंने रिचर्ड वेस्ट के पास अवे होने पर एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था कंट्री चर्चयार्ड. ठीक है. अगर हमें इसके कुछ की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है? इसमें एक हमें सीरियस रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? सीरियस रिफ्लेक्शन. सीरियस रिफ्लेक्शन क्यों? ये पोएम है सैडनेस, यानी किसी सैड पोएम है, किसी की शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है. तो ऑब्वियसली हमें इसके अंदर गंभीरता देखने को मिलेगी, सीरियसनेस देखने को मिलेगी, फन नहीं देखने को मिलेगा. क्या फन देखने को मिलेगा? नहीं. इसमें हमें सीरियसनेस देखने को मिलेगी. तो सीरियस रिफ्लेक्शन होता है इसमें. दूसरी चीज मैंने जो आपको बताई कि ये किसी की डेथ पे लिखी जाती है. समवन्स डेथ. इसमें किसी की डेथ पे ये एलिजी लिखी जाती है. तीसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है कि इसमें पोएट डज नॉट follow any meter, rhyme and structure. इसमें पोइट कोई भी मीटर, राइम, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता. यानी कहने का मतलब कि एलिजी डजंट फॉलो एनी रूल, कि ये पोइट्री, इस एलिजी के कोई भी रूल्स नहीं होते हैं. पोइट इसमें कोई भी मीटर का, राइम का, स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं करता, कोई रूल फॉलो नहीं करता. चौथी चीज जो बतानी है वो ये है कि पोइट इसमें क्या है? दुखी है. उसका कोई नियर वन है जो इस दुनिया से चला गया है, तो वो अपने इमोशंस, उसके प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी उसको हमें बताने की कोशिश करता है. इसमें हमें वो कोई स्टोरी नहीं बताता, बल्कि अपने फ्रेंड की, जो उसका नियर वन था, जो चला गया इस दुनिया से, और उसके जाने के बाद उसकी क्या कंडीशन है, उसके क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या फीलिंग्स हैं अपने फ्रेंड को लेके, जो उसका नियर वन चला गया है, वो हमें यहाँ पर सभी एक्सप्लेन करता है. बल्कि इसके अंदर हमें कोई स्टोरी नहीं बताता. तो क्या लिखेंगे? पोइट
tells us his emotions and feelings, not a story. कोई स्टोरी नहीं बताता. पोइट खुद बता रहा है, खुद की फीलिंग्स बता रहा है, फ्रेंड की फीलिंग्स बता रहा है, तो कौन से पर्सन के अंदर लिखी जाएगी? फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखी जाती है. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में ये एलजी लिखी जाती है. ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में एलजी को लिखा जाता है. इतनी बात आपको समझ आई कि जो ये पोएम है सैड सॉन्ग होता है. ये एक इसे पोएम भी कह सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले बताया इसमें कि किसी ना किसी की डेथ पे ये लिखी जाती है एलजी, और ये किसी नियर वन और डियर वन के जाने पे लिखते हैं. 18th सेंचुरी के पोइट थे थॉमस ग्रे. इन्होंने रिचर्ड वेस्ट के जाने पर कंट्री चर्चयार्ड पोएम लिखी थी. कब लिखी थी? 1742 के अंदर. इसके अंदर हमें सीरियस रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है. समवन्स डेथ, किसी की डेथ पे ये पोएम लिखी हुई होती है. और पोएट डज नॉट फॉलो एनी मीटर, राइम एंड स्ट्रक्चर. पोएट इसके अंदर किसी भी तरीके के रूल का उपयोग नहीं करता, बल्कि ना ही इसमें कोई वो मीटर यूज करता है, कोई राइम स्कीम, कोई स्ट्रक्चर किसी चीज का फॉलो नहीं करता. पोएट टेल्स अस हिज इमोशंस, फीलिंग्स. पोएट की जो फीलिंग्स है अपने नियर वन को लेके, जो उसके इमोशंस हैं, वो सब हमारे सामने वो बताता है, कोई स्टोरी नहीं बताता. उसके बाद में पोएम की स्टार्टिंग में जो पोएम की इनिशियल लाइंस होती हैं उसके अंदर पोएट अपने नियर वन को याद करके रोता है, बहुत ज्यादा रोता है और उसकी बातें करता है. लेकिन जाते जाते एट लास्ट वो खुद को क्या करता है? सिंपथी देने लगता है. यानी कि आप कह सकते हो इनिशियल स्टेज होती है जो पोइट्री की. इनिशियली ही वीप्स एंड एट लास्ट he console himself. यानी कि एट लास्ट वो क्या करता है? खुद को सांत्वना देने लगता है. इतनी बात समझ आ गई. फिर ये जो एलिजी है वो दूसरी पोएम से कैसे अलग है? ये स्पेशल क्यों है? बाकी पोएम के कंपैरिजन में जो एलिजी है वो स्पेशल क्यों है? जैसे हमारी जो ये होती है एपिक पोइट्री होती है, जो हमारी एपिक पोइट्री है, एपिक पोइट्री हो गई या फिर बैलेड्स हो गए, इनसे अलग क्यों है ये? इनके अंदर स्टोरीज बताई जाती हैं. इनके अंदर क्या किए थे? स्टोरीज बताई जाती है. लेकिन एलिजी के अंदर स्टोरी नहीं बताई जाती हमें, और ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, जबकि ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है. इसमें स्टोरी बताई जाती है तो ऑब्वियसली किसी के बारे में हमें कोई स्टोरी के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया जाता है. इसमें हमें इमोशंस बताए जाते हैं, फीलिंग्स बताई जाती है. ओके. फिर ये इसका अगर हम हिस्ट्री जानते हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें तो ये कहाँ से निकल कर आई है? एलिजी है जो कहाँ से निकल कर आई है? इसके हिस्ट्री की बात करते हैं तो एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर से कनेक्शन है इसका. एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर, इसका जो कनेक्शन है वो किससे है? इसका कनेक्शन एंशियंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर से है. और ये जो लिखी जाती है पोएम, कैसे लिखी जाती है? एलिजिक कपलेट के अंदर लिखी जाती है. एलिजिक कपलेट के अंदर लिखी जाती है. अब एलिजिक कपलेट क्या होता है? 4 लाइन की स्टेंजास होती हैं. इसमें क्या होते हैं? 4 लाइन के स्टेंजास होते हैं. और इन 4 लाइन के स्टेंजास को क्या नाम से जाना जाता है? क्वार्ट्रेन्स. क्वार्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है. क्वार्ट्रेन्स. ये जो 4 लाइन के स्टिंजास होते हैं इनको क्वार्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है. और इनका जो ओरिजिन माना जाता है वो एंशियंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर के एलिजिक कपलेट के रूप में लिखी जाती है. और जो इनका हमने ओरिजिन जाना वो एलिजियोज से माना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? लैमेंटफुल फ्यूनरल, दुख भरा दाह संस्कार. लैमेंटफुल फ्यूनरल होता है जिसका मतलब. इतनी बात समझ आ गई आपको. उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि 16th सेंचुरी तक जो एलिजी है हमारी, 16th सेंचुरी तक तो इसको कोई जानता भी नहीं था. 16th सेंचुरी तक ये सबके लिए क्या थी? बिल्कुल अनजान थी, अननोन थी. लेकिन जैसे जैसे 16th सेंचुरी में आई एलिजी तो
कुछ पता चलने लगा कि एलिजी है ये लैमेंटफुल होती है, यानी कि विलाप वाली होती है, सोरोफुल होती है, सिर्फ इतनी बात समझ आई। लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी में आई, 18th सेंचुरी में आई, तो एलिजी को एक इम्पोर्टेंस मिली, एक अहमियत मिली। और ये अहमियत किन्होंने दी? जो इंग्लिश पोइट थे, रोमांटिक इंग्लिश पोइट थे, इन्होंने इसको अहमियत दी। अगर मैं लिख देती हूँ कि 16th सेंचुरी तक, 16th सेंचुरी तक ये क्या थी? 16th सेंचुरी तक ये क्या थी? बिल्कुल अननोन थी सबके लिए। किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि एलिजी क्या होती है। लेकिन 16th सेंचुरी में, ये टिल 16th सेंचुरी है, बट इन 16th सेंचुरी सिर्फ इतनी बात समझ आई कि ये एक लैमेंट है, एक लैमेंट वाला सॉन्ग है। ओके, और इसको अहमियत, इंपॉर्टेंस कब मिली? इसको इंपॉर्टेंस कब मिली? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, इन्होंने आके इसको अहमियत दी, इन्होंने आके इसको अहमियत दी। और वापिस से इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चीज और बतानी थी, जो यहां लिख देती हूँ, कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एलिजी कपलेट के अंदर लिखी जाती थी, ये एलिजी कपलेट में लिखी जाती थी ये पोएम, 4 लाइन के स्टेंजर्स के अंदर। तो सबसे पहले जो एंशियंट ग्रीक और लैटिन थे जो पोएट थे, वो थे ओविड एंड कैचुलस। ओविड एंड कैचुलस ऐसे दो पोएट थे जो क्या करते थे? एलिजीज को, जिन्होंने सबसे पहले लिखा। अब जो ओविड थे ये कैसी पोएम लिखते थे? लव एलिजी लिखते थे ये। वैसे तो मैंने बताया ना आपको कि ये सोरफुल होती है, लेकिन जो ओविड थे ये लव एलिजीज लिखते थे। लेकिन जब इनकी एलिजीज का ट्रांसलेशन हुआ, तो इसके अंदर जो मीटर था, पोएम का मीटर था, वो बिल्कुल क्या हो गया? वैनिश हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। मीटर तो नजर आना ही बंद हो गया जैसे ही इन्होंने ओविड की लव एलिजीज को क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसलेट किया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो 18th सेंचुरी के पोएट थे, इंग्लिश रोमांटिक पोएट, इन्होंने क्या किया? इस एलिजी का जो कपलेट था, इसको रीइन्वेंट किया, इन्होंने रीइन्वेंट किया और वापिस से इन एलिजीज को लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि पहले मैंने बताया कि 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, इन्होंने थॉमस ग्रे की पोएम रिचर्ड वेस्ट पे लिखी। थॉमस ग्रे ने रिचर्ड वेस्ट की डेथ पे एक पोएम लिखी, कंट्री चर्चयार्ड। कब लिखी थी? 1742 में। तो ये थी हमारी एलिजी, जो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर ऊपर मैंने अलग से डेफिनेशंस भी दी हुई हैं फॉर क्लियरिटी, कि एलिजी क्या होता है? एलिजी एक सैड पोएम होती है। एलिजी क्या होती है? एक सैड पोएम होती है, यूजुअली रिटन, ये लिखा हुआ कि जो एलिजी है ये एक सैड पोएम है। एलिजी क्या है? एक सैड पोएम है जो लिखी जाती है प्रेज करने के लिए, जो यानी कि जो डियर वन है, जो पास्ड अवे हो चुका है, उसकी प्रेज के लिए लिखी जाती है, और एक्सप्रेस करने के लिए सोरो, कि हमारा जो दुख है उसके प्रति, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इसके अंदर। और कॉमेमोरेट करना क्या होता है? रिकलेक्ट करना। क्या चीज को रिकलेक्ट करना? यानी कि जो पास्ड अवे हो चुका है उसकी मेमोरीज को रिकलेक्ट करना। कॉमेमोरेट यानी कि रिकलेक्ट करना। रिकलेक्ट किया जाता है फॉर समवन, किसके लिए? जो मर चुका है, हु इज डेड, उसकी मेमोरीज को रिकलेक्ट करने के लिए एलिजी नाम की पोएम लिखी जाती है, जिसमें उसकी प्रेज की जाती है और सोरो को एक्सप्रेस किया जाता है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसमें क्या क्या होता है? इसमें कॉमेमोरेट होता है, कॉमेमोरेट ये भी मैंने बताया कि मेमोरीज को रिकलेक्ट किया जाता है। इसमें लैमेंट होता है, यानी कि इसमें विलाप होता है, और मॉर्नफुल पोएम होती है ये विलाप वाली कविता होती है एलिजी। मेलैंकोलिक पोएम, दुखदाई पोएम होती है ये, ठीक है। फिर प्लेंटिव होती है, रिफ्लेक्टिव पोएम होती है, चिंतनशील कविता होती है ये। और सॉन्ग ऑफ ब्रीवमेंट, यानी कि जो नियर वन था, जो क्लोज था हमारे, वो चला गया है, उसके ऊपर ये पोएम लिखी जाती है। सोलेमन मेडिटेशन, और इसमें क्या होता है? गंभीर चिंतन होता है। और अ पोएम ऑफ मॉर्टल
पोएम ऑफ मॉर्टल और कंसोलेशन, यानी कि इसमें सिंपथी दी जाती है, यानी कि जो मॉर्टल बॉडी थी, मॉर्टल बॉडी यानी कि जो नश्वर है, जो मर सकता है वो मॉर्टल होता है, जो नहीं मरता वो अमर होता है, वो क्या होता है, इमॉर्टल होता है। तो इसलिए ये जो पोएम है जो मॉर्टल होता है उस पे होती है, और कंसोलेशन यानी कि उसकी सिंपथी के लिए लिखी जाती है। फिर हमने देखा कि जो एलिजी है इसका ओरिजिन एलिजियोस से हुआ है। किससे हुआ है? एलिजियोस से हुआ है, जो क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लैमेंटफुल फ्यूनरल, जिसका मतलब क्या होता है, लैमेंटफुल फ्यूनरल। ओके, इसके बाद में हमें कुछ इसके एलिमेंट्स, हमें इसमें ग्रिफ देखने को मिलेगा, सोरो, लैमेंटेशन, प्रेज, एडमायरेशन, कंसोलेशन, सोलेस। ये हमें इस पोएम के अंदर ये सारे कीवर्ड्स या फिर एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसके जो स्टैंजा होता है कैसा होता है, एलेजिक स्टैंजा होता है। एलेजिक स्टैंजा मैंने अभी आपको बताया कि एलेजिक कपलेट जिसमें क्या होते हैं, 4 लाइन के स्टेंजर्स होते हैं। अगर आप कोई भी पोएम उठा के देखोगे एलेजी वाले, जैसे अगर आप थॉमस ग्रे की कंट्री चर्चयार्ड ही उठा के देखते हैं तो आपको इसमें जो स्टेंजर्स दिखेंगे वो 4 लाइंस के दिखेंगे। उसको क्या बोलते हैं, एलेजी का कपलेट बोलते हैं। तो यानी कि 4 लाइन के स्टेंजर्स को क्या बोला जाता है, एलेजिक स्टेंजर्स बोला जाता है। आफ्टर दिस इसके कुछ एग्जांपल्स की किस पोएट ने कौन सी पोएम लिखी है, एलेजी के एग्जांपल्स है। जैसे कि थॉमस ग्रे ने लिखी है 1742 के अंदर कंट्री चर्चयार्ड लिखी थॉमस ग्रे ने। किस पे लिखी थी, मैंने आपको बताया था रिचर्ड वेस्ट पे ये पोएम लिखी थी, इसकी डेथ पे लिखी थी। उसके बाद में अडोनिस है जो, ये पीवी शैले, पर्सी बिस्सी शैले, पीवी शैले जिसका पूरा नाम पर्सी बिस्सी शैले है, इन्होंने जॉन कीट्स जो एक बहुत अच्छे पोएट रहे हैं, इनकी डेथ के ऊपर एडोनिस लिखी थी पीवी शैले ने। किसकी डेथ पे लिखी थी, जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी थी। जैसा मैंने बताया कि किसी की डेथ होने पर जो कोई नियर वन चला जाता है तो उस नियर वन की याद में ये पोएम एलिजी, ये शोक गीत लिखा जाता है। तो वैसे ही जो पीवी शैले थे, जब जॉन कीट्स डाइड हो गए तो इनकी मेमोरी के अंदर इन्होंने एडोनिस पोएम लिखी। इसके बाद में है थेरेसिस है जो मैथ्यू आर्नोल्ड आपने पोएट सुने होंगे। मैथ्यू आर्नोल्ड ने, उनके जो फ्रेंड थे आर्थर, इनके फ्रेंड का नाम क्या था, आर्थर। इनके फ्रेंड आर्थर की डेथ पे थेरेसिस नाम की इन्होंने पोएम लिखी। उसके बाद में जो ऑलिवर गोल्डस्मिथ इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने इनका एक कुत्ता था, कुत्ते के मर जाने पे इन्होंने एलिजी लिखी, यानी कि एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते के मरने पर भी इन्होंने, ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने क्या कर दिया, एक पोएम लिख दी। उसके बाद में लिसिडस, ये जो जितने भी मैंने एग्जांपल दिए एलिजिस के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी लिए जाते हैं कि ये वाली जो पोएम है किसके डेथ पे लिखी गई है। तो जैसे ही लिसिडस है, ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी। लिसिडस किसने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने लिखी थी। किसकी डेथ पे लिखी थी, एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी। इतनी बात समझ आ गई कि मैंने आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए। इसके बाद में एक आपको जो ध्यान रखना है वो है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी क्या होती है, यहाँ लिख देती हूँ। पेस्टोरल एलिजी क्या होती है, जो ये कंट्री साइड वाली ये जो कंट्री यार्ड वाली जो साइड होती है, यानी जो देहाती इलाके होते हैं, जो विलेज वगैरह होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, उस वाली साइड की जो एलिजी होती है पेस्टोरल होती है। जिसमें इसमें जो गडरी वगैरह होते हैं, जो शेपर्ड होते हैं, ठीक है, जो भेड़े चढ़ाने वाले होते हैं शेपर्ड, अगर ये जैसे मर जाते हैं तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं उस शेपर्ड की याद में क्या करते हैं, एलिजी लिखते हैं, उसमें मॉर्नफुल गीत गाते हैं, रोते हैं। और उस जो ऐसे शेपर्ड वगैरह के मरने पे जो एलिजीज लिखी जाती है उनको पेस्टोरल एलिजी के नाम से जाना जाता है। जैसे जो सबसे पहले जो एंशियंट पेस्टोरल एलिजी लिखी थी वो विर्जन नाम के एक पोइट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, विर्जन नाम के एक पोइट ने लिखी थी। तो पेस्टोरल एलिजी भी आपको याद रखनी है कि जो देहाती इलाके होते हैं, कंट्री साइड वाले इलाके होते हैं, जिसमें कोई शेपर्ड वगैरह की डेथ पे क्या है, जो उसके फ्रेंड हैं वो मॉर्नफुल गीत गाते हैं, जिसको हमने पेस्टोरल एलिजी के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा एलिजी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।